नमस्कार दोस्तों। आज हम 12th क्लास के अ, हिंदी को देखेंगे और ये साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों के लिए उपयोगी है। तो हम लोगों का पाठ का पहला चैप्टर जो है वो बातचीत है और बातचीत ललित निबंध है। ठीक है, तो हम लोग इनमें से सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव को देखेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ये किस युग के हैं? भारतेंदु युग के हैं। अ, सो अजान एक सुजान जो उपन्यास एक लिखा गया है, ये मतलब उपन्यास जो है किनके द्वारा? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो है कि ये उपन्यास लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। ठीक है, सो अजान एक सुजान जिसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि भाई आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो कि यूरोप के देशों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि बालकृष्ण भट्ट ने एक पत्रिका संपादित किया था, उस पत्रिका का क्या नाम है? तो इस पत्रिका का नाम है कवि प्रदीप। क्या नाम है? तो कवि प्रदीप, मतलब हिंदी प्रदीप जो है, सॉरी, हिंदी प्रदीप नाम है इसका। ठीक है, हिंदी प्रदीप नाम है। नेक्स्ट है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बालकृष्ण भट्ट जो है कि बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बताना चाहते हैं कि बातचीत की शैली किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। अ, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन श्री बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इसका जन्म स्थान है। किसका? बालकृष्ण भट्ट जी का। किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का। आगे बालकृष्ण भट्ट कौन सा उपन्यास लिखा है, मतलब रचित है? तो ये इसमें से ये होगा अपने अपने अजनबी। ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट देखेंगे मतलब बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम। तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इसके पिताजी व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। और इनकी माता का नाम था पार्वती। पार्वती नाम था। पार्वती जो है इनकी पिता माता का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म अगर देखा जाए तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मतलब कितना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था 1844 में, 23 जून 1844 को। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु हुई। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था? तो अभी तुरंत बताया, बालकृष्ण भट्ट की माँ पार्वती देवी थी। ठीक है, और ये गृहिणी थी, सुशिक्षित महिला थी ये। बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्द का, मतलब किस शब्दकोश का संपादन किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने जो है कि मतलब हिंदी शब्दकोश का जो कि संपादन किया है, हिंदी शब्दकोश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में क्या नहीं होता? तो मतलब जो कि सारी सृष्टि गूंगी दिखाई पड़ती, गूंगी प्रतीक होता। तो ये वाक शक्ति ना होती तो गूंगी प्रतीक दिखाता सारी सृष्टि। ठीक है, आगे घरेलू बातचीत का ढंग क्या है? मन रमाने का, मन लगाने का एक तरीका है। ठीक है, मन रमाने का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सच सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनके गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये मतलब, तो यहाँ पर गुण दोष हो जाएगा इसके, मतलब गुण दोष प्रकट नहीं होता है, ये खाली जगह को भरना है, तो ये गुण दोष हो जाएगा। ठीक है, बेन जॉनसन का क्या विचार है? बेन जॉनसन कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के गुणों का पता चलता है, मतलब साक्षात्कार का पता चलता है, तो ये हो जाएगा साक्षात्कार, यहाँ पर भरा जाएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, अब हम चलेंगे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर एक है डैश, यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं, तो ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन हो जाएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोगों के पास है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है? ये एक सबसे बड़ी सोचने योग्य बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो ये समस्त सृष्टि गूंगी दिखाई पड़ता, सभी लोग चुपचाप बैठे होते एक जगह। नहीं, सभी लोग क्या कर रहे होते हैं? एक जगह चुपचाप बैठे होते हैं। हम जो एक दूसरे के सामने जो कि सुख दुख अनुभव करते, बोल कर जो है कि सुख दुख अनुभव करते, बातचीत, वाक शक्ति ना होने के कारण जो है कि एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते हैं। ठीक है, और लुंज पुंज जहाँ के तहाँ बैठे होते हैं। ठीक है, वेन वेन जॉनसन का क्या विचार है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है? तो बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के गुणों का पता चलता है, यह उक्ति उचित मालूम पड़ता, मतलब सही मालूम पड़ता है। एडिसन क्या कह रहा है? एडिसन कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकता है, जिसका मतलब है, तात्पर्य है, जब दो आदमी होता है तभी अपना दिल की बातें एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब तीन हुए तब वो बातें क्या करते हैं? कोसों दूर कर देते हैं। कहा भी गया है, 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे मतलब दूसरे यह कि किसी किसी तीसरे व्यक्ति के आ जाते ही, मतलब
या तो वे दोनों अपनी बातचीत को निरस्त कर देते हैं, मतलब समाप्त कर देते हैं, ठीक है, या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझा, मतलब समझा बना लेंगे। जैसे एक तरह से एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया गया है कि गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास रखने पर असर होगा। मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला काव्य प्रवीण मंडली है, जो कि विद्वान मंडली में भी देखा जाता है। तो मतलब इतना सा देखा जा यहाँ पर देखा जा सकता है कि अगर हम लोग से पूछा जाए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, मतलब एडिशन का क्या विचार है, तो यहाँ से छोटा से छोटा शब्दों में लिख के निकल जाना है कि आर्ट ऑफ एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होता है, ठीक है, और जब दो व्यक्ति होते हैं तभी वो अपना आपस में दिल मतलब एक दूसरे के सामने अपना दिल खोल कर बात करते हैं, ठीक है। और जैसे ही तीसरा आ जाता है तो मतलब वो बातों को निरस्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। कहा भी गया कि छह कानों में पड़ी बात खुल जाती है, ठीक है। तो ये रहा। अब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने की कला है, कला विधि है, जो कहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। किस कहाँ के लोगों में प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। इस बातचीत के प्रवृत्ति का मतलब पूर्व शोभा जो देखा जा सकता है, पूर्ण शोभा जो है कि काव्य मंडली में, विद्वान मंडली में भी देखा जाता है। विद्वान मंडली में लोग क्या करते हैं? ऐसे चतुराई के साथ प्रसंग मतलब छोड़ते हैं जाते हैं, जिन्हें कान को सुन के क्या मिलता है? अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम क्या है? शुद्धगोष्ठी रखा है। शुद्धगोष्ठी की बातचीत को यह तारीफ है, मतलब तारीफ है कि बात करने वाले की जानकारी अथवा पंडिताई, अभिमान या कपट कहीं एक बात में प्रकट नहीं होता। मतलब वरन कर्ण रसाभार मतलब कान को रसाभार पैदा करने वाला शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपने बातचीत को सरस मतलब बनाते हैं, ठीक है। दैन्य स्थिति यह है कि हमारे यहाँ की पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत में जिस शास्त्रार्थ कहते हैं वैसा रस नहीं खोल सकते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे क्या है? मनुष्य में बातचीत का उत्तम तरीका क्या है और इसके द्वारा वो कैसे एक नवीन संसार की रचना कर सकता है, इसके बारे में देखिए। मनुष्य इसमें लेखक बताए हैं कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है आत्मवार्तालाप। अगर हम किसी को गाली देते हैं या किसी को कुछ शब्द कहते हैं, तो सबसे पहले वो अपने ऊपर या अपने मतलब अपने आत्मा से उस चीज़ के बारे में वार्तालाप कर लेना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप से क्या होता है भाई? क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति, हमारी जो भीतरी मन है, वो प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वो हमेशा जो है कि बदलते रहती है। क्या होती है? बदलते रहती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखते हैं। जिस मतलब ये कहते हैं कि जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लो। कोई संभव बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अतः जो है कि मनुष्य को मतलब चाहिए कि मन के चित्त को एकाग्र कर, मनोवृत्ति अस्थिर कर, अपने आप से बातचीत करना सीखे। इससे आत्मचेतना का विकास होगा। कि क्या, किस चीज का विकास होगा? चेतना का। उसी प्राणी पर उसी उसकी वाणी पर, मतलब व्यक्ति के वाणी पर क्या होगा? नियंत्रण होगा, ठीक है, हो जाएगा। जिसके कारण दुनिया में किसी से उससे दुश्मनी नहीं रहेगा, ना वैर रहेगा, ना बुरा बुरा बात बोलेगा, ना किसी से झगड़ा होगा। बिना प्रयास के हम बड़े बड़े शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकेंगे। इससे हमारी जो है कि वाक शक्ति दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा पर काबू रखे और मधुरता भरी वाणी बोले, ठीक है। कौन सी कैसी वाणी? मधुरता भरी वाणी बोले, जिससे न किसी से कटुता रहेगा, न बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी और मनुष्य बातचीत करने का सही तरीका, सबसे उत्तम तरीका यही है। अब देखिए, पंक्तियों का व्याख्या करने आता है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति, यहाँ पर व्याख्या करने के लिए भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन में। तो हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। यह प्रपंचात्मक संसार का बड़ा भारी आईना बताया है। तो जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लो। इनका जो है कि व्याख्या करना है। तो प्रस्तुत पंक्तियां सबसे पहले तो हमारी पुस्तक जो है दिगंत भाग 2 के महान विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? इसमें क्या कह रहे हैं? बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है, कहाँ रहता है? समाज में। तो समाज से ही भाषा सीखता है। समाज से ही क्या सीखता है? भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्त करने का एक माध्यम बन जाती है, परंतु उनके अंदर की मनोवृत्ति अस्थिर नहीं रहती है। मतलब, ठीक है, उसकी मनों की स्थिति अस्थिर नहीं रहती है। और कहा भी गया है, मतलब कहा भी गया है
कि चित्त बड़ा चंचल होता है। मतलब चित्त क्या होता है, मन क्या होता है, बड़ा चंचल। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। इसकी ऐसी चंचलता है। वह क्रोध मतलब कभी क्रोध कर बैठता है, कभी गुस्सा कर बैठता है, तो कभी कभी मीठी बातें करता है। इस द्वंद स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता ही नहीं चलता है। इससे इस द्वंद स्थिति में मनुष्य के असली चरित्र का पता ही नहीं चलता है। पता ही नहीं चलता है। तो ये प्रपंचात्मक मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग के मतलब गिरगिट के रंग बदलने जैसी होती है। ये भी लेखक कह रहा है कि मनुष्य का जो मन है वो गिरगिट जैसे रंग बदलता है, उस तरह से बदलता है। इसी स्थिति के कारण लेखक इस मन को प्रपंचात्मक प्रपंचों का जड़ मानता है। ये प्रतिक्षण जो है बदलते रहता है। वह कहता है कि यह आईना के समान है। इस संसार में छल प्रपंच झूठ फरेब सब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता ही है। अगर ये झूठ फरेब ये सब सारे चीज हो रहे हैं, ये किसके कारण, तो मन की चंचलता के कारण। विद्वान लेखक इस दुर्गुण को दूर करने के लिए सलाह भी देते हैं कि भाई इसको हटाइए, इसको निकालिए। इससे बचने के लिए अपने जिह्वा पर, मन पर नियंत्रण रखना होगा। और मन पर नियंत्रण कैसे होगा, जब हम चित्र को मतलब चित्त को, मन को एकाग्रचित करेंगे। माना है कि हमारी जिह्वा स्वच्छंद चला करती है, परंतु उस पर यदि हमारा नियंत्रण हो गया तो बड़े बड़े क्रोधादित दिक मतलब अजय बड़े बड़े शत्रुओं को बिना प्रयास किए हम अपने बस में कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी मनोवृत्ति पर नियंत्रण करना होगा। मतलब हमें हमारी क्या मनोवृत्ति पर क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करना, जिससे हमें न किसी से बैर झगड़ा शत्रुता होगी और हम अपनी नवीन संसार की रचना कर सकेंगे। ठीक है। और बातचीत के माध्यम से जीवन का रस ले सकेंगे। तो ये रहा प्रथम पंक्तियां का जो कि मतलब जो कि व्याख्या। और सेकेंड पंक्तियां क्या कह रही है, सेकेंड वाला पंक्तियां कह रहा है सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो इसका भी व्याख्या करना है। तो सबसे पहले तो ये देना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया निबंध है, ललित निबंध, उससे लिया गया है। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहता है कि बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। किससे, किस तरह से, प्रेम से बात करके उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, क्या हो जाता है, वाचाल हो जाता है, अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, तो वह दोष है। यह क्या है, यह दोष हो जाता है। यह दोष मतलब का प्रतीक है। ठीक है। परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से, सलीके से बातचीत करता है, तो वह गुण है। मनुष्य के मुक रहने के कारण उसको जो है कि चरित्र का कुछ पता, मतलब कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। वो जो है मतलब जब तक आदमी बोल देगा नहीं तब तक तो उसको गुण दोष का पता भी नहीं चलेगा। तो जब तक उनके जो है कि मतलब जब तक वो गौन रहेगा, नहीं बोलेगा, तो उसका चरित्र का कुछ पता नहीं चलता। परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है, जैसे ही वो क्या करता है, बोलता है, उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष क्या हो जाता है, प्रकट होता है। जब दो आदमी, मतलब ये भी कहा जा रहा है कि जब दो आदमी साथ में बातचीत करते हैं तो दोनों अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। क्या करते हैं, दोनों के सामने मतलब दोनों एक दूसरे के सामने दिल खोलते हैं। इस खुलेपन में किसी की शिकायत, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई होती है। इस खुलेपन में क्या क्या होता है इस समय, मतलब किसी की शिकायत हो सकती है, किसी की अच्छाई की बात कर रहा होता हो सकता है, किसी की बुराई होती है, और इससे व्यक्ति का गुण दोष प्रकट होता है। वेन जॉनसन इस संदर्भ में क्या कहते हैं कि वे कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, मतलब सही गुणों का पता चलता है, उसकी पहचान सामने आती है। यहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत की अत्यंत आवश्यकता है। नहीं, जैसे खाने पीने के लिए मनुष्य को जिंदगी जीने के लिए, मजेदार बनाने के लिए खाना पीना चलना फिरना बहुत जरूरी है, उसी तरह से बातचीत की अत्यंत आवश्यक आवश्यक है। जहाँ कुछ जो मन में गंदगी या धुआं जमा रहता है, मवाद जमा रहता है, तो वह बातचीत के माध्यम से क्या हो जाता है, बाहर निकल, भाप बनकर बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के मन के अंदर बहुत सी परतें जमी रहती हैं, जिनमें कुछ अच्छा और बुरा दोनों बातें जो है कि मतलब ये रहता है। ठीक है। बातचीत के दौरान हमारी जिह्वा मतलब विचार से प्रकट हो जाता है। ये चीजें कब प्रकट होता है, जब हम बातचीत करते हैं। ठीक है। बोलने से ही मनुष्य के गुण दोष का पता चलता है। तो यहां तक हम लोग देखें। अब इस निबंध की क्या विशेषता है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, इसकी विशेषता को बताना है। तो इस निबंध मतलब बातचीत
के माध्यम से विद्वान निबंधकार जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, बातचीत करने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई जो ये वाक शक्ति है अनमोल बताया, मतलब इसको अनमोल बताया है। उन्होंने क्या बताया? अनमोल। और कहा है कि मनुष्य इसी शक्ति के कारण, किस शक्ति का कारण? ये बातचीत जो दिया गया वह ईश्वर का वरदान है, एक तरह से कहा जा सकता है। मनुष्य इसी शक्ति के कारण मनुष्य पशुओं से अलग है। देखिए, पशुओं में कम्युनिकेशन का क्या है मतलब, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, वो अपने आपस में जो बोलते हैं वो समझ पाते हैं। तो अगर हमें इस तरह का, जिस तरह से हम लोग अपना सुख दुख एक दूसरे के सामने बोल कर मतलब बताते हैं, अनुभव करते हैं, पशु तो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है। बातचीत के विभिन्न तरीके, जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी, मतलब शुद्ध गोष्ठी जिसको कहा जा सकता है, शुद्ध गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया, जिसके माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ, ठीक है, उनका आनंद ले सकता है। उसका क्या कर सकता है? आनंद ले सकता है। इस निबंध में दो विदेशी निबंधकारों का भी विचार रखा गया है, बताया गया है। एडिसन का, एडिसन ने यहाँ मतलब यह कहा कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। और बेन जॉनसन क्या कहा? बेन जॉनसन बोले कि भाई देखिए, बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है, साक्षात्कार होता है। निबंध में यह बताया गया है कि मनुष्य को अपने हृदय मतलब मन पर काबू रख कर बोलना या बातचीत करना चाहिए। क्या? मन पर काबू करके बातचीत करना चाहिए। यदि ऐसा हो तो सर्वथा वो नया संसार भी बना सकता है। भाई कोई उसे कोई दुख विषाद नहीं झेलना पड़ेगा। नहीं, बातचीत मतलब बातचीत मनुष्य को अपने जिंदगी को मजेदार बनाने का एक जरिया भी है। नहीं, लोग यदि बातचीत के दौरान चुटकीली बातें कह दे तो लोग क्या करते हैं? हंसने लगते हैं, जिससे प्रछन्न सुख भाव का मतलब जो है कि बोध होता है, आनंद मिलता है। बातचीत मन बहलाने का माध्यम तो है ही, उत्तम बातचीत मनुष्य के व्यक्तित्व के विकसित करने का एक माध्यम भी है। नहीं, जिसके कारण व्यक्ति लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध भी होते हैं। ठीक है। तो ये बातचीत की भाषा। अब इसमें से बहुत सारा, जैसे बातचीत की भाषा मतलब बातचीत भाषा की बात है, तो इसमें से जैसे पूछा जा सकता है राम रमोला। ठीक है, राम रमोवल का क्या अर्थ होता है? ठीक है, राम रमोवल, जैसे 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत राम रमोवल कहलाती है। बस इतना सा याद रखना है। जैसे राम, श्याम, मोहन और सोहन रेलगाड़ी में जो है कि राम रमोवल कर रहे थे। ठीक है, ये हो गया। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम छांटना है, बताना है कि सर्वनाम कौन सा है, कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो हम जो है कि चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट करते जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आपसे आप जो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उससे हमको मोटिवेट होंगे हम, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो देखिए, अब चलते हैं नीचे दिया हुआ, कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़े। इसमें कौन सा सर्वनाम अगर देखा जाए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इनमें से कौन, देखिए, इसे कौन न स्वीकार करेगा, तो इसमें कौन न स्वीकार स्वीकार करेगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट में हमको देखना है कि भाई सर्वनाम कौन सा है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इसमें क्या है? निश्चयवाचक। ठीक है, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह का यहाँ पर बात हो रहा है, तो वह निश्चयवाचक है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप मतलब वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम, हम दो आदमी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर देखना है कि जो शब्द है, उन शब्द में जैसे धुआं दिया है, आदमी दिया है, त्रिकोण दिया है, कान दिया है, शेक्सपियर, देश, मीटिंग, पत्र, संसार, मुर्गा, मंदिर, ये सारे का जो है कि लिंग मतलब संज्ञा बताना है। धुआं जो ये भाववाचक संज्ञा है, आदमी जातिवाचक, त्रिकोण जातिवाचक, कान जातिवाचक, शेक्सपियर व्यक्तिवाचक, देश जो है वो जातिवाचक है। देश क्या है? जातिवाचक। मीटिंग को देखा जाए तो ये समूहवाचक हो जाएगा। पत्र जो है भाववाचक हो जाएगा। संसार जो है जातिवाचक हो जाएगा। मुर्गा जातिवाचक हो जाएगा। मंदिर जातिवाचक हो जाएगा। तो ये सारा जो है, ये भी चीज़ों को देखना है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इनको लिख लें कॉपी में और उसको पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लिंग निर्णय करना है इसका। ठीक है, वाक्यों द्वारा लिंग निर्णय करें। शक्ति, उद्देश्य, बात, लत, नग, अनुभव, प्रकाश, रंग, विवाह, दांत, ये सब सारे। तो शक्ति, ईश्वर की शक्ति अपरंपार है, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। उद्देश्य, आपका उद्देश्य महान होना चाहिए, तो पुल्लिंग हो जाएगा। बात स्त्रीलिंग है, हमें संजीदगी से बात रखनी चाहिए या करनी चाहिए। ठीक है, ये पुल्लिंग है।
स्त्रीलिंग है, मतलब जो है बात, ठीक है। लत, उसे शराब की लत पड़ गई, तो पुल्लिंग हो जाएगा ये, शराब की लत पड़ गई, ठीक है। नग मतलब पुल्लिंग, राम की अंगूठी में नग चमकता है, मतलब ये पुल्लिंग हो गया। अनुभव स्त्रीलिंग, ईश्वर का अनुभव करो, ठीक है, स्त्रीलिंग। प्रकाश पुल्लिंग, सूर्य का प्रकाश बड़ा तीक्ष्ण था, ठीक है, रंग, उसका रंग काला है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ये सब सारा चीज को हम देख लिए। अब चलते हैं विवाह। विवाह क्या है? पुल्लिंग है, क्या है? विवाह है। कैसे? राम सीता का विवाह हुआ, ठीक है। दांत, दांत क्या है? दांत पुल्लिंग है, दांत टूट गया, ठीक है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, तो इसमें दो, हम दो संख्यावाचक विशेषण, भैया विशेषण पूछा जाए तो विशेषण को छांटना है, तो ये इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? मतलब संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? संख्यावाचक। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है, तो इसमें इसकी, इसकी का मतलब सार्वजनिक मतलब विशेषण है, तो ये हो जाएगा। सुस्त और बोदा, मतलब सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर की अपना गुरु ही मानेगा। तो ये सुस्त, बोदा, दबी, ये गुणवाचक विशेषण का ये रहा, ठीक है, गुणवाचक। अब हम चलते थोड़ा सा लास्ट वाले में, देखेंगे कि लेखक का परिचय बहुत ही बाहर एग्जाम में पूछा जाता है, और उनसे जुड़ी हुई जो भी रचनाएं उन्होंने की है उनके बारे में। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का अगर जन्म, ऊपर में हम बात किए कि भाई बाल कृष्ण भट्ट का जन्म देखा जाए 1844 ईस्वी में, और 1914 में उसकी मृत्यु हो गई। तो हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख रचनाकार के पत्रकार के रूप में अगर देखा जाए तो निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक में मतलब अग्रगण्य बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वो 23 जून 1844 ईस्वी के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी। ये ज्यादातर पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इसके पिताजी का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट थे। ये पेशे से एक व्यापारी थे इनके पिताजी, और इनकी माता का नाम था पार्वती देवी, ठीक है, जो एक सुसंस्कृत महिला थी। इन्होंने जो है बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की, मतलब पढ़ने लिखने की लालसा जगाई। भट्ट जी का निवास स्थान अगर देखा जाए तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने जो है प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। किसका? संस्कृत का। 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल में इंट्रेंस की परीक्षा दी, ठीक है। और ये 1869 से 1875 तक प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापक में कार्यरत रहे, ठीक है। सन 1885 ईस्वी में, कब? 1885 ईस्वी में में प्रयाग में एक CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापक किया, मतलब अध्यापन कार्य किया, पढ़ाया बच्चों को। सन 1888 में प्रयाग की कास्त पाठशाला में, इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए 1888 में। कब? 1888 में। लेकिन अपने उग्र स्वभाव के कारण उन्हें जो है कि नौकरी छोड़नी पड़ गई, ठीक है। फिर उन्होंने जो है कि लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। पिता के निधन के बाद, मृत्यु के बाद जो है विषम परिस्थिति का सामना इसको करना पड़ा। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से सन 1877 में एक पत्रिका मतलब जो है कि लिखा, ठीक है, नामक मासिक पत्रिका निकाला। इनका प्रारंभ जो है कि 33 वर्षों तक निकलते रहे, मतलब शुरू हुआ प्रारंभ, और इसे 33 वर्षों तक निकालते रहे उन्होंने। इन्होंने घोर आर्थिक संकट से भी जूझते हुए हिम्मत से काम लिया, और साहित्य के बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हो गया, ठीक है। जो कि हिंदी साहित्य के लिए जो है कि एक अपूर्ण क्षति के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं बालकृष्ण भट्ट जी का जो कि रचनाएं क्या क्या है, क्या क्या लिखे हैं उन्होंने। तो बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं अगर देखा जाए तो बालकृष्ण भट्ट जो है उपन्यास भी लिखे हैं, ठीक है। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, गुप्त वैरी, सो अजान एक सुजान, सो अजान एक सुजान, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ठीक है। नाटक भी पद्मावती, किरातार्जुनीय, बेनिसहार, शिशुपालवध, दमयंती या दमयंती स्वयंवर जिसको कहा, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित, ये भी लिखा है, ठीक है। तो ये रहा। और भी बहुत सारे चीज लिखे हैं, पंचम, मेघनाद वध, आ, ये सब सारा चीज है इन्होंने लिखा है। ये सब सारा चीज को आप देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और अगर देखा जाए तो हम नेक्स्ट डे बात करेंगे, बातचीत का सारांश को देखेंगे, ठीक है। प्रश्न भी उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो आज इतना ही। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें